हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। और आपको करना क्या है कि वीडियो को बीच बीच में पॉज करते जाना है ताकि आप मेरा आंसर ना सुन पाएँ। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद आंसर सुनोगे और आपको पता चलेगा आपने ठीक आंसर किया है या गलत आंसर किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टेशनल एमन्योरिया स्टैंड्स फॉर। लैक्टेशनल एमन्योरिया क्या बच्चों? ऑप्शन ए है नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल ना होना, एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन एल्डरली एज, एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन, एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन अडल्ट एज। लैक्टेशनल एमन्योरिया बोलते हैं कि जब डिलीवरी के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें मेंसेस बंद हो जाते हैं। सो एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन, सी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, periodic abstinence is avoiding sex during, periodic abstinence is avoiding sex, किस टाइम पे सेक्स को अवॉइड करना? ओवुलेटरी फेज में या मेंस्ट्रुअल फेज में, फोलिकुलर फेज में या फिर ऑल ऑफ दीज? स्टूडेंट्स, पीरियोडिक एब्सटिनेंस हम उसको बोलते हैं जब ओवुलेटरी फेज के अंदर सेक्स को अवॉइड किया जाता है। ओवुलेटरी फेज किसको बोलते हैं? 14th डे को ओवुलेटरी फेज होता है। तो 14th डे से लगभग 2 दिन पीछे के और 2 दिन आगे की हम स्किप कर देते हैं, सो दैट प्रेगनेंसी ना हो। दैट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस विच इज अ नेचुरल मेथड। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द वेल बीइंग ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज। सो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये सारी ही चीज़ें होनी चाहिए। फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी शामिल हैं, इमोशनल रूप से भी और बिहेवियरल रूप से भी वो हेल्दी होना चाहिए, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। ओके, सो ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस में हम किस चीज़ का पता नहीं कर सकते? तो ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2013 में भी पूछा गया था आपसे। एमनियोसेंटेसिस में क्या हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का पता कर सकते हैं, सेक्स ऑफ द फीटस, डाउन सिंड्रोम, जॉन्डिस? एमनियोसेंटिस में बच्चों जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं हम उनका पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स को चेकआउट करते हैं, क्रोमोसोम्स की पिक्चर्स को स्टडी करते हैं। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि इसका भी पता कर सकते हैं, सेक्स ऑफ द फिटस का भी पता कर सकते हैं, हालांकि ये इलीगल है बट एटलीस्ट पता कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम का भी पता कर सकते हैं क्योंकि ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। बट जॉन्डिस का पता हम एमनियोसेंटेसिस से नहीं कर सकते। जॉन्डिस बोलते हैं बच्चों पीलिया जो हो जाता है, पीलिया को जॉन्डिस बोलते हैं। डी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज सेफ? एमटीपी है बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो किस टाइम पे प्रेगनेंसी के किस पीरियड के दौरान उसको अबॉर्ट करवाना सुरक्षित माना जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड फोर्थ ट्राइमेस्टर। देखो बच्चों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाया जाता है किसी भी रीज़न से, मान लो कोई बीमारी है अंदर फीटस को, तो वो सेफ है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर अबॉर्शन करवाया जाता है तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो नीचे वाले 3 नहीं आएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी एंड HIV स्प्रेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी और HIV कैसे फैलता है? शेयरिंग नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में, या ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी तरीकों से HIV एड्स फैलता है और हेपेटाइटिस बी फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड IUD इफेक्टिव विद इन। इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव कब होता है? बच्चों NCERT का क्विक स्टेटमेंट है बिल्कुल कि 72 घंटे के अंदर अगर आप किसी टैबलेट को यूज़ करते हो या किसी हार्मोनल कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हो तो उसका असर जो है वो मैक्सिमम होता है। 72 आवर इज द राइट आंसर। द अदर नेम फॉर STD बोलते हैं बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। उसका दूसरा नाम क्या है? वेनरल डिजीज, RTI, बोथ A and B, नन ऑफ देम। STD को बच्चों वेनरल डिजीज बोलते हैं, RTI भी बोलते हैं। RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। सो द राइट आंसर इज बोथ A and B। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड पूछा, कानूनन तरीका कौन सा सही होगा? नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। अबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन,
by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, by having coitus at the time of daybreak, by premature ejaculation during coitus। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, मेडिसिन लेकर के अबॉर्शन करवाना इलीगल कैटेगरी में आता है, तो ए तो नहीं आएगा। हमें लीगल मेथड बताना है बर्थ कंट्रोल का। बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस, डेट 10वें दिन से लेकर के 17th डे तक अगर सेक्स को अवॉइड किया जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, अगर 10वें से 17वें दिन अगर सेक्स को अवॉइड किया जाता है तो बर्थ कंट्रोल नेचुरल मेथड से किया जा सकता है। बाकी नीचे वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि डे ब्रेक में भी प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और प्री मेच्योर इजैकुलेशन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता यहाँ पे। आईयूडी स्टैंड्स फॉर, आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है, इंटर यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेरिन डेवलपमेंट, इंट्रा यूटेरिन डेवलपमेंट। ये मेरे ख्याल से नीचे वाले दो ऑप्शन एक जैसे ही हो गए हैं, बट इट्स ओके। आईयूडी की फुल फॉर्म बच्चों इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर लगते हैं, ठीक है, दिस इज यूट्रस, सो यूट्रस के अंदर इनको लगाया जाता है, जैसे बच्चों कॉपर टी वगैरह यहाँ पे लगाते हैं। कोइटस इंटरप्टस इज द विड्रॉल मेथड ऑफ नेचुरल कंट्रासेप्शन इन्वॉल्विंग, कोइटस इंटरप्टस का मतलब पूछा, सीधी सी बात ये है। इसमें क्या होता है, विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, विड्रॉल ऑफ पेनिस आफ्टर इजैकुलेशन, या सेक्स ड्यूरिंग ओवुलेशन, नो सेक्स ड्यूरिंग ओवुलेशन। क्या है कोइटस इंटरप्टस, ये नेचुरल मेथड की कैटेगरी में आता है बच्चों। कॉन्ट्रासेप्टिव का ये एक मेथड है जहाँ पे इजैकुलेशन से पहले पेनिस को फीमेल की वजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, कि किसी पॉपुलेशन में बीमारियों का बढ़ जाना, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर, रैपिड डिक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर। बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि पॉपुलेशन का एकदम से बढ़ जाना। सो बी इज द राइट आंसर, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर। आगे देखिए, डेज ऑफ पीरियोडिक एब्सटिनेंस आर 10 to 11 days of menstruation, 14th day of menstruation, first 3 days of menstruation, 10 to 17 day of menstruation। पीरियोडिक एब्सटिनेंस मानते हैं बच्चों हम 10 to 17th day of menstruation, क्योंकि इसके बीच में ओवुलेटरी पीरियड रहता है, तो हम इन 10 to 17 डेज को स्किप करते हैं सो दैट प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से उसको यूज़ किया जा सके, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया तो कभी यूज़ ही नहीं कर सकते, हमें वो रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव आपने लगाया और उसके बाद आप कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते, नो। ईजिली अवेलेबल भी होना चाहिए, सो ऑल ऑफ दीज। 15th क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस इज द डिटेक्शन ऑफ, एमनियोसेंटेसिस में किस चीज़ की डिटेक्शन की जाती है, क्रोमोसोमल पैटर्न बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड, कोरियोनिक फ्लूइड फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्रोमोसोमल पैटर्न आफ्टर चाइल्ड बर्थ, क्रोमोसोमल पैटर्न बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन तो कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन ही हुआ है तो चेकआउट किस चीज़ का करोगे। क्रोमोसोमल पैटर्न आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अब जब चाइल्ड पैदा ही हो गया तो उसके बाद चेकआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी नहीं आएगा। कोरियोनिक फ्लूइड फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो, नो। हम लेते हैं बच्चों एमनियोटिक फ्लूइड क्रोमोसोमल पैटर्न को चेक करने के लिए। विच एक्टिव इंग्रेडिएंट इज प्रेजेंट इन सहेली टैबलेट, बच्चों सहेली जो कि एक नॉन स्टीरॉयडल टैबलेट है, उस सहेली टैबलेट के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट पूछा हुआ है। वेल ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मैं बता दूं, बट फिर भी इसका पता होना चाहिए, तो जिस बच्चे को ना पता हो वो इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑर्मिलॉक्सिफिन, बी इज द राइट आंसर। और इसका ऑर्मिलॉक्सिफिन को एक चीज और बोलते हैं, सेंट क्रोमिन, तो ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑर्मिलॉक्सिफिन ऑप्शन ना हो तो सेंट क्रोमिन आपको मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं, ये इसके अंदर पाया जाता है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर दी नेचुरल वेज टू, नेचुरल मेथड जो भी होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के आर दी नेचुरल वेज टू इंक्रीज स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी, क्या उनसे स्पर्म किल हो जाते हैं,
प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी या इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। देखिए नेचुरल मेथड में ना तो स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। स्पर्म का वहाँ पे क्या किया जाता है नेचुरल मेथड में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं वजाइना से, तो उससे वो क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन को रोका जा रहा है बच्चों। बी इज़ द राइट आंसर। इंक्रीज स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्पर्म को किल थोड़े ना कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट, कौन सा मेथड सेफ मेथड है बर्थ कंट्रोल करने का। रिदम मेथड, यूज ऑफ फिजिकल बैरियर्स, टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में भी ऑपरेशन होता है तो उतना सेफ नहीं माना जाता। टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी दैट इज़ अबॉर्शन, ये भी सेफ नहीं माना जाता बच्चों। यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में जैसे कि कॉन्डोम यूज़ करना या कोई भी फिजिकल बैरियर है जैसे कि डायफ्राम वगैरह यूज़ करना, वो भी उतना सेफ नहीं है। हालांकि सेफ है बट रिदम मेथड से ज़्यादा सेफ नहीं है। रिदम मेथड में सबसे ज़्यादा सेफ क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी आउटर ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो। रिदम मेथड का मतलब होता है कि आप कैलेंडर में एक डेट देख रहे हो और आप वहाँ पे डेज़ को डिसाइड कर रहे हो। मेंस्ट्रुएशन के 1 से लेकर के 28 तक जो डेज़ होते हैं आप उनको जज करके उसके हिसाब से अपना सेक्सुअल जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर रहे हो। तो यहाँ पे वही 14th to 17th वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, मतलब कि ओवुलेटरी पीरियड को आप स्किप कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वसेक्टमी, वसेक्टमी को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। वसेक्टमी में क्या चीज़ नहीं होती है, नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, ये बात बिल्कुल सही बोली कि सेमिनल फ्लूइड के अंदर स्पर्म नहीं होते हैं क्योंकि ट्यूब कट चुकी है। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी। देखो बच्चों इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि इसको वापस से ट्यूब्स को कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, ये बात भी ठीक है, बट यहाँ पे बोला है कि नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि एपिडिडाइमिस में तो स्पर्म रहेंगे ही। मान लीजिए बच्चों ये है टेस्टिस, तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और ये है एपिडिडाइमिस, ओके यहाँ तक ये ट्यूब, तो वो जो भी स्पर्म बनेंगे वो स्पर्म एपिडिडाइमिस में तो रहते ही है, ठीक है ना, बट आगे जब वो ट्यूब कट जाती है तो वो ऊपर नहीं जा पाते, यहाँ से ये जो ट्यूब है यहाँ पे टाई कर देते हैं ऐसे करके। तो ये जो पार्ट था दिस वाज एपिडिडाइमिस, टेस्टिस के जस्ट जो ट्यूब अटैच होती है। विच डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड इवन इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस, किस बीमारी को क्योर नहीं किया जा सकता अगर उसको अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर लिया जाए तो। हर्पीज, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया। गोनोरिया, HIV और हर्पीज को अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तो ये ट्रीट हो जाते हैं बच्चों, बट हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट अभी तक संभव नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है। वेरी वेरी IMP, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देयर इज नो क्योर फॉर हेपेटाइटिस बी। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है बच्चों, एक तरफ लिखा हुआ है पिल, कॉन्डोम, वसेक्टमी, कॉपर टी, एक तरफ लिखा हुआ है इंट्रायूटेरिन डिवाइस प्रिवेंट ओवुलेशन, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द सर्विक्स, सीमन कंटेन नो स्पर्म। तो देखिए पिल, सबसे पहले पिल का ढूंढते हैं हम, तो पिल का रहेगा हमारा, पिल क्या करती है, हार्मोन्स वगैरह होते हैं तो ये ओवुलेशन को रोकती है, इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ओके। देन नेक्स्ट है फिर कॉन्डोम, ये क्या है, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द सर्विक्स, सर्विक्स में स्पर्म को पहुंचने से रोकती है। देन नेक्स्ट इज वसेक्टमी, वसेक्टमी में आपको पता वासा डिफरेंशिया को कट कर देते हैं, उसके बाद सीमन तो निकलता है लेकिन सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होते हैं। सो वसेक्टमी का फंडा हम कनेक्ट करेंगे 4th से, सीमन कंटेन नो स्पर्म, और कॉपर टी हमें पता ही है क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। सी द नेक्स्ट, ICSI स्टैंड फॉर, ICSI की फुल फॉर्म बतानी है, इन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो द फुल फॉर्म इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जब हम डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन साइटोप्लाज्म, एग के साइटोप्लाज्म में लगा देते हैं, दैट इज ICSI, ठीक है। बहुत कॉस्टली टेक्निक होती है और बहुत ही इसमें
ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है बच्चों। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है? AIPMT 2015 में पूछा गया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो देखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अगर यूट्रस को छोड़ के किसी भी पार्ट में जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो प्रेगनेंसी इज विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ये कैंसिल हो गया भाई। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो, नहीं एम्ब्रियो डिफेक्टिव है या नहीं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं आएगा। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी नहीं आएगा। सो बी इज द राइट आंसर कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, यूट्रस को छोड़ के अगर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाती है दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैचिंग टाइप क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चों, देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP, सरकार ने MTP को मंजूरी कब दी? फैमिली प्लानिंग को कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में? लैक्टेशनल एमन्योरिया क्या है? IUD और पिल, इन सबको कनेक्ट करना है। सो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज किया 1971 में, लास्ट आ गया। फैमिली प्लानिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1951 में। उसके बाद लैक्टेशनल एमन्योरिया, लैक्टेशनल एमन्योरिया क्या है? डिलीवरी के बाद कुछ टाइम के लिए पीरियड्स बंद हो जाते हैं और उस टाइम पे अगर सेक्सुअल हैबिटेशन किया जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती, दैट मीन्स इट इज़ अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके। IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बच्चों हमें कॉपर टी का। सो IUD को हम कनेक्ट कर देंगे कॉपर टी के साथ में। और पिल का क्या आ गया? पिल का आ गया हमारा प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि पिल्स के अंदर या तो एस्ट्रोजन होता है या प्रोजेस्टेरॉन, या इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल देना बच्चों आपको नॉन मेडिकेटेड IUD का, ऐसे IUD का जिसमें से कोई मेडिसिन रिलीज नहीं होती। कॉपर टी, कॉपर 375, कॉपर 7 या लीपर लूप। आंसर इज लीपर लूप, क्योंकि इससे कोई भी मेडिसिन रिलीज नहीं होती, ये सिंपली एक बैरियर का काम करती है। कॉपर रिलीजिंग IUD आर यूज फॉर सप्रेसिंग दी, कॉपर रिलीजिंग IUD होती है, जैसे कि बच्चों कॉपर टी का एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, तो वो किस चीज़ को सप्रेस करती है? यूज फॉर सप्रेसिंग दी एक्टिविटी ऑफ ओवम, क्या वो ओवम की एक्टिविटी को सप्रेस करती है? एक्टिविटी ऑफ यूटरस, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ ओवम। तो बच्चों कॉपर आयंस जो होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, यानी कि स्पर्म को बहुत स्लो मूवमेंट हो जाएगी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म कर देते हैं। ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टमी के बारे में बताना है क्या होता है। CBSE 2014 में पूछा गया था। स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली। सिंपल है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर देते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। नेम द पार्ट कट एंड टाइड इन मेल स्टेरिलाइजेशन, ऑल्सो नेम द प्रोसीजर। सबसे पहले बताना है कि मेल स्टेरिलाइजेशन में कौन से पार्ट को कट करके टाई करते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो जो पार्ट कट करते हैं वो होता है बच्चों वासा डिफरेंशिया, और प्रोसेस को बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, क्योंकि वासक को कट किया है तो वासेक्टमी। बी इज द राइट आंसर। ओके, सो वासा डिफरेंशिया को कट किया जाता है, प्रोसेस को बोलते हैं वासेक्टमी। फीमेल्स में जब कट करते हैं तो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स आर नॉन यूजेबल फॉर फीमेल ओनली, फॉर मेल ओनली, नन ऑफ दीज। ये तीनों ही जो है बच्चों, ये पहली बात तो फिजिकल बैरियर है, डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वोल्ट है, और इनको सिर्फ फीमेल यूज़ करते हैं अपने सर्विक्स के ऊपर। वेजाइना का जो पिछला पार्ट है, सर्विक्स जो नैरो ट्यूब होती है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स इनको यूज़ करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग IUD अमंग द फ्लोइंग, कौन सी IUD है जो हार्मोन रिलीज करती है? कॉपर टी, LNG20, सहेली, अनवांटेड 72। बच्चों IUD के बारे में बताना है, कौन सी IUD हार्मोन रिलीज करती है। अनवांटेड 72 तो पहली बात एक टैबलेट होती है, तो ये कोई IUD है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। सहेली ये भी टैबलेट है तो ये भी नहीं आएगा। कॉपर टी कॉपर रिलीज करती है तो ये भी नहीं आएगा। LNG20 बच्चों ये है जो हार्मोन रिलीज करती है। Oral contraceptives and hormonal preparation are
उनके अंदर क्या होता है, मतलब कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं, जो पिल्स वगैरह होती है, उनमें क्या मेन चीज़ होती है, कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, बोथ ए एंड बी। वैसे तो प्रोजेस्टेरॉन की भी पिल्स आती है बच्चों, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए यहाँ पे हम आंसर करेंगे सी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, उसका इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आर यूज्ड इन एडिशन टू कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स फॉर। स्पर्मिसाइडल क्रीम को क्यों यूज़ करते हैं कॉन्डोम के अंदर या डायफ्राम के अंदर या सर्वाइकल कैप में क्यों लगाते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम को? ल्यूब्रिकेशन के लिए, किलिंग जर्म्स, या इंक्रीजिंग कंट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस, या ऑल ऑफ दीज। बच्चों जर्म या जर्म को किल करने के लिए नहीं लगाते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम को, कॉन्ट्रासेप्टिव जो इफेक्टिवनेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं, ताकि स्पर्म सारे किल हो जाएं और अच्छे से कॉन्ट्रासेप्शन हो, प्रेगनेंसी के चांस ना रहें। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ। किस चीज़ के 72 घंटे के अंदर हमें पता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो असर होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन किसके 72 घंटे? क्या कोइटस के 72 घंटे के बाद, या मेंस्ट्रुएशन के 72 घंटे के बाद, या ओवुलेशन के 72 घंटे के बाद हमें टैबलेट लेनी है, या लेनी है इम्प्लांटेशन के बाद में? सो 72 घंटे किसके? कोइटस के, बिकॉज कोइटस का मतलब सेक्स, कोइटस का मतलब इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के 72 घंटे के बाद अगर हम टैबलेट लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट रिजल्ट होता है। ठीक है। ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस सेल डिवीजन इज अरेस्टेड एट विच स्टेज? ठीक है ना, मतलब कि सेल डिवीजन को हम कहाँ पे रोकते हैं? जब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। तो बच्चों मैंने लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब हम कैरियोटाइपिंग कर रहे होते हैं तो हम कुछ माइटोटिक पॉइजन यूज़ करते हैं जो सेल डिवीजन को मेटाफेज स्टेज पे अरेस्ट करा देते हैं। और क्यों? क्योंकि मेटाफेज स्टेज पे क्या होता है कि आपको जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ईजिली विजिबल होते हैं और आप अच्छे से पता कर सकते हो भाई किसी हार्मोन में के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है? एड्स वायरल डिजीज है, कैंसिल करो। गोनोरिया, हर्पीज, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है तो ये भी वायरस है। हर्पीज जो है बच्चों, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होती है, ये भी वायरल है। गोनोरिया बच्चों, गोनोरिया इज नॉट अ वायरल डिजीज, क्योंकि गोनोरिया बच्चों एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए हो। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट मेरे को बताओ कि 35 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट आंसर किए हैं। सो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।